हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार मुझे पता है M2 का यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने अगस्त 2022 का आपका जो पेपर था वहां से पूरा सॉल्व करके दे दिया है। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो, यार अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज्ड कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। आप लोगों ने यूनिट 3 का वीडियो जरूर देखा होगा। अब आप लोग जरूर वेट कर रहे होंगे कि यार यूनिट 4 कब आएगा। तो लो भाई, यूनिट नंबर 4 लेके आपके सामने आया हूं, वो भी अगस्त 22 का पेपर। देखो, जिनका बैकलॉग का भी आगे जाके पेपर है उनको पता है उनका बैकलॉग इसी पेपर की वजह से लगा है, और जो रेगुलर देने वाले आगे जाके M2 उनको पता होना चाहिए कि ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे कि ऑलरेडी जो मैंने ऐप पे कोर्स डाला हुआ है उस कोर्स में थे। इसमें से और कुछ सवाल ऐसे थे कि जो कि बुक में आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, जो कि अनसॉल्व्ड होंगे। अब इसका मतलब ये होता है फिर आप उठाओगे कहीं से डी कोड, इजी सॉल्यूशन, जहां पे डायरेक्टली सॉल्यूशंस दिखाई देंगे। भाई साहब, क्या वो स्टेप वाइज है? क्या वो सच में सही जवाब दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस जो है ना, बहुत जरूरी है आप खुद को पूछें। तो चलिए, फिलहाल तो मैं यूनिट नंबर 4 से शुरू करता हूं। आपको नाम पता है कर्व ट्रेसिंग, एंड अगर आप इस यूनिट का वीडियो अभी फिलहाल देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने कर्व ट्रेसिंग के बेसिक्स करे हुए। अभी इस यूनिट में करना क्या है, मैंने स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी बोला था, मैं वापस आपको बता दूं कि भाई आपको 3 तरीके के कर्व्स यहां पे ट्रेस करने होते हैं। एक जो होती है वो होती है कार्टेशियन, देन होती है पैरामेट्रिक, उसके साथ होती है पोलर। ये 3 कर्व्स के साथ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व यानी कि लेंथ ऑफ कर्व की कॉन्सेप्ट करनी पड़ती है। जिनको पेपर ऑलरेडी बहुत टफ जाता है, जिनको M2 के लिए डाउटफुल लग रहा है अभी भी पूरा सीन, उनके लिए मैं बताता हूं। आप लोग फिलहाल के लिए रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा बाजू में रख सकते हो, लेकिन भाई मैंने पूरा का पूरा यहां पे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग। देखिए तो दोस्तों, कुछ सवाल पूछे थे हम लोगों को MCQ फॉर्मेट में, तो आप देखोगे कि कर्व ट्रेसिंग पे 2 सवाल आए थे लास्ट टाइम। अब उसमें से जो पहला सवाल है वो देख लो, द कर्व y स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस ए इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 2a माइनस x। अब उनसे एक गलती हुई थी, यहां पे जो नॉट लिखा है वहां पे नेट हो चुका था ओरिजिनल पेपर में, करेक्शंस मैंने कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये कार्टेशियन की कर्व दी और इसके बारे में बोला हुआ है। 2 वर्ड्स आपको यहां पे दिखाई देंगे, एक तो सिमेट्री और पासिंग थ्रू ओरिजिन है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं 2 मार्क के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। बढ़िया सी चीज है, आप लोगों ने बस इसको चेक करना है कि क्या आपको चेक करने के बाद एक चीज पता चल रही है कि यहां पे x और y है, जिसमें से x और y में से y की पावर आप देख लो कि इवन है। सो आप यहां पे क्लियरली लिख सकते हो पहली चीज की पावर ऑफ y इज इवन, है ना। तो आपको पता है सिमेट्री जो होगी वो अबाउट x होगी, सो सिमेट्रिक अबाउट x। ये उल्टे दिमाग से काम करता है। अगर पावर y की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट x है, x की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट y, ये तो आपको पता है। तो देखो भाई, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस आ गया, इसका मतलब है अभी 1 और 3 यानी कि 2 4 तो कट गया, तो 50% हम लोग यहां पे आ चुके कि भाई एक तो सिमेट्रिक अबाउट x में ईदर पासिंग थ्रू ओरिजिन है या फिर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब इसके लिए आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। देखो, आप इसी को, ये आपका पहला पॉइंट था, लेट्स से ये आपका पहला पॉइंट था डिस्कशन का। दूसरा पॉइंट, एक काम करो, दी गई इक्वेशन को y इज इक्वल टू 0 जस्ट पुट करने की कोशिश तो करो। तो ये क्या दिखाई देगा, 0 स्क्वायर x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2a माइनस एक्स, राइट। अब 0 इंटू एनीथिंग आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2a माइनस एक्स। आपको तो पता है इसका मतलब है एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और तो और आपका 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 है। तो आप खुद ही देख लो, जब y 0 है तो x आपका कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन आ रहा है, 0 0 एंड 2a, 0 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्या ये ओरिजिन से पास होगा, ऑफ कोर्स पास होगा। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए। इसका मतलब है योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज क्लियरली नंबर 3, जहां पे आपको सिमेट्री अबाउट x एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन आना चाहिए था। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सच्ची में समझ में आया किस तरीके से? ये 2 चीजें निकालना बहुत आसान था यार। आगे जाके जब समझ आएंगे ना, विल अंडरस्टैंड कि सम का ये छोटा सा पार्ट था जो 2 मार्क के लिए आपको पूछा गया था। पहला सम हो गया। अब दूसरा सम उसी में MCQ के फॉर्मेट में एक और सवाल पूछा था, नंबर ऑफ लूप्स इन रोज कर्व। क्या आपको रोज कर्व पता है? यस।
रोज कर्व के लिए r इज इक्वल टू a cos, आई थिंक सो इट वाज 4, यहाँ पे ये रह गया है, आई एम सॉरी, मैंने इसको करेक्शन करता हूँ, दिस इज 4 थीटा। सो a cos 4 थीटा पूछा गया था दोस्त। एक काम करते, कलर चेंज करता हूँ, a cos 4 थीटा। हाँ, अब बताइए a cos 4 थीटा में आप मुझे बताओ फॉर आपको तो पता है, फॉर r इज इक्वल टू a cos n थीटा, राइट, इफ n इज इवन, तो आपके जो लूप्स आएंगे, क्या सिखाया था आपको, वो क्या होते हैं, डबल ऑफ n होते हैं। लेकिन अगर n इज इक्वल टू ऑड होगा तो आपके जो लूप्स रहते हैं वो हमेशा कितने रहते हैं, n रहते हैं। अब मुझे बताओ फॉर n इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी फिलहाल 4 दिया हुआ है, तो नंबर इवन होने की वजह से जो आपके लूप्स आने चाहिए थे, लूप्स शुड हैव बीन 2 into 4, यानी कि कितना आंसर आना चाहिए था, 8, यानी कि योर करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड हैव बीन ऑप्शन नंबर 4, जो कि 8 आपको यहाँ पे क्लियरली दे रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इजी था, आसान था, समझ में आया हुआ है। तो ये 2 आपके एमसीक्यू के सवाल थे और इसके बाद अब शुरू हो रहे मैराथन, यानी कि अब हम लोगों को सॉल्व करने सम भाई जो कि पूछे हुए। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4A में हमें पहला सवाल पूछा था, ट्रेस द कर्व। ट्रेस करोगे तो देखोगे तो आपको x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये सोच के चल रहा हूं, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो, कोई भी कर्व अगर आपको ट्रेस करनी, तो ये देखो कार्टेशियन के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सिमेट्री थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट एट ओरिजिन होगा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा तो टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, एंड देन होता है विलन यानी कि असिम्प्टोट, और उसके बाद होता है रीजन ऑफ अब्सेंस। तो इतनी सारी बेसिक चीजें जिनके ऊपर आपको ख्याल रखना पड़ता है जब भी कभी आप सम को सॉल्व करते हो। अब कार्टेशियन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहिए तो मेरा वीडियो यहीं पे पॉज करो और ये चीजें सारी अच्छे से आपके एक पेज पे अच्छे से लिख दो और देखो, एनालाइज करो कि आपको सच्ची में कार्टेशियन के लिए इतना डेटा जो पता होना चाहिए वो सच में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। सेकेंड चीज भाई, इसकी पीडीएफ मैं बता रहा हूं वापस से, यूनिट 3 की भी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यूनिट 4 की पीडीएफ जो है वो ऐप पे अपलोड की जाएगी जैसे ये वीडियो रिलीज हो जाएगा। आपको पता है, ऐप डाउनलोड करके आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा M2 का अगस्त 2022 एंड सेम पेपर करके, उसके अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ये डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब फिलहाल तो जो भी अपने को सम दिया है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सम दिए हुए रहते हैं ना, ये हम लोग किसी भी तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं। तो आप जितने सारे पॉसिबल ऑप्शंस इसके खेलने के वो सारे वर्कआउट कर लो। यानी कि अभी ए स्क्वायर इधर है तो ए स्क्वायर को अंदर लेके जाओ तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर वाली टर्म सारी एक साइड में लेके आओ तो वाई स्क्वायर अकेला होकर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आ जाएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर अगर चाहिए होगा तो ये भी मिल जाएगा। अब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो होगा ना, वो आप ही का दिया हुआ कर्व का इक्वेशन, इसका मतलब है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के कैटेगरी में इमीडिएटली ठोक देंगे। अब बताओ, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो छोड़ो ना यार, आप बस देख लो सिमेट्री क्या है। क्या आपको ऐसे नहीं लगता है जितने सारे y है उन सबकी पावर इवन है और जितने सारे x है उन सभी की पावर इवन है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ, क्योंकि दोनों के पावर इवन है। y इवन तो सिमेट्रिक अबाउट x, x इवन तो सिमेट्रिक अबाउट y, इसीलिए इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ लिखा हुआ है, देखो x एज वेल एज y एक्सिस। तो बहुत बढ़िया सा सवाल है। सिमेट्री का पॉइंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, हमें पता भी चला किस तरीके से वर्कआउट किया। अब जाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसी चीज है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती यार, प्रैक्टिस करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं ना, कुछ भी मत करो, आपको पहले क्या करना है, जितने जितने एक्स अंकल दिखते इक्वेशन में उसको जीरो पुट करना है। आप कोई भी इक्वेशन का पार्ट ले लो ना, मैं जैसे कि एक्स अंकल को जीरो करना है, आप खुद देख लो कहां पे आप लोग एक्स अंकल को जीरो करने की कोशिश करोगे तो आपको आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो, आप अगर ढंग से देखोगे यू विल फाइंड यहाँ पे एक चीज, x को आपको जीरो करना है तो देख लो, ये अगर मैं इक्वेशन लूं तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखता है। चल छोड़, ये वाली इक्वेशन देख, बहुत इजी है। आप यहाँ पे क्या डालोगे, जीरो डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे, जीरो। मेरे को बताओ जीरो इंटू एनीथिंग, आंसर कितना आया, जीरो, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। तो मुझे बताओ x जब जीरो होता है तो आपका y आपको कितना मिलता है, जीरो मिलता है। सिमिलरली अब एक काम करो, y को जीरो पुट करने की कोशिश करो कहीं पे भी यार, किसी भी पार्ट में इसमें से आप y को जीरो पुट करने की कोशिश करो। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको वापस से x इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। दोनों के दोनों लोकेशंस वही बता रहे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक है यार, कौन सा, जीरो जीरो। जीरो जीरो इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको अब जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हम लोगों का ये कवर हो चुका था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कवर हुआ, तो अब आप जाओगे, ये कट हो जाएगा बिकॉज टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स हम लोगों को डील नहीं करना है, हम लोग डील करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए। क्या रूल है यार, टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए रूल ये है कि सारी की सारी इक्वेशन को खोलो,
खोलने के बाद उसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म ढूंढो। अब देखो इक्वेशन 1 से मैंने ये वाला निकाला हुआ है, ये वाला एलिमेंट अगर आप देखोगे तो आप देखो यहां पे इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2, क्योंकि कांस्टेंट को डिग्री नहीं होती है। इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है, 2। मुझे बताओ, अगर आप टेक्निकली देखोगे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। ये देखो इसकी डिग्री आ रही है 4, इसकी डिग्री आ रही है 2 और इसकी भी डिग्री आ रही है कितनी, 2। तो डिग्री 2 वाले अपने लोएस्ट टर्म है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को अपने को क्या करना है, इज इक्वल टू 0 करना है एज अ रूल जो कि दिया हुआ है। अब ये करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, सो वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, प्लस माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इसका मतलब है कि भाई ओरिजिन पे जो टेंजेंट आ रहा है, मैं आपको बस डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूं। ये देखो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे जो टेंजेंट बन रहा है ना दोस्त, वो इतना स्मार्ट बन रहा है, वो टेंजेंट आपका दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि ये देखो ये आपको पता है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, है ना, और ये भी आपको पता है दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है 0 0 और हमें टेंजेंट भी मिल चुके हैं और तो हमें सिमेट्री भी पता है, बोथ एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस है। यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? देखो अब टेंजेंट के बाद सबसे बढ़िया वाली चीज है वो है कि आपका असिम्प्टोट। असिम्प्टोट हमें क्या कहता है दोस्त? असिम्प्टोट का रूल है, 2 तरीके के असिम्प्टोट, एक्चुअली 3 होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो जिस तरीके के सम्स आते हैं हमें बस 2 ही करने, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इनके लिए क्या रूल्स है भाई? देखो असिम्प्टोट के लिए आपको एक चीज समझ में आना जरूरी है कि जब भी कभी आप असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स करोगे तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स को आपको 0 करना है। मैं बताता हूं आपको, चेक कर लो। आप ना वही इक्वेशन 1 जितनी हो सके उतनी लिखो, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई करो। मुझे बस देख के बताओ ये जो ओवरऑल इक्वेशन मैंने बनाई है, एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सी? एक्स स्क्वायर। उसका कोएफिशिएंट चेक करना, उसका कोएफिशिएंट कौन है भाई? वाई स्क्वायर। उसका कोएफिशिएंट चेक करना कौन है? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें क्या बोला यार? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को चुपचाप 0 करो। मुझे बताओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको ऐसे नहीं लगता है? इसका क्लियर मतलब है ये जो आएगा ये आपका इमेजिनरी है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपको कर्व को ट्रेस करना है तो अगर इमेजिनरी आ रहा है तो आपकी यहां पे कोई भी आपका असिम्प्टोट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज पैरेलल टू एक्स का आपका कोई आंसर नहीं आएगा। तो पैरेलल टू एक्स के लिए कुछ है नहीं, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के हिसाब से कोई असिम्प्टोट है नहीं। तो वाई एक्सिस के लिए देखते हैं सारी की सारी इक्वेशंस को। जब हम लोग वाई के लिए ढूंढेंगे कोई कोएफिशिएंट, तो आप खुद देख लेना वाई के लिए हम लोग कोएफिशिएंट निकाल चुके हैं। कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप भी चेक करके देखना इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? ए स्क्वायर। अब स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? प्लस माइनस ए। यस भाई, यहाँ पे असिम्प्टोट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो आप यहां पे कर सकते हो दिस इज पैरेलल टू क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस हो गया दोस्तों। देख भाई पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे असिम्प्टोट वाला सेक्शन देख लिया। तो कहां पे आ रहा है? x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू माइनस ए पे, x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू माइनस ए पे। तो देखो सेटअप क्लियर है। अब मेरे पास ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पे टेंजेंट दिखाया हुआ है, रेड कलर में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरीके से असिम्प्टोट आता है। अब असिम्प्टोट के इस सेक्शन में तो कुछ रहेगा नहीं, तो जो रहेगा वो बस इतने ही सेक्शन में रहेगा। और अगर टेंजेंट ऐसे वर्क कर रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड सिमेट्री इज अबाउट एक्स एक्सिस, ऑल्सो अबाउट क्या है? वाई एक्सिस है। तो सब कुछ सेटिस्फाई होने के लिए आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपको यहां पे यहां से तो निकलना चाहिए पॉइंट, टेंजेंट को टच करके जस्ट पैरेलल जाना चाहिए असिम्प्टोट को, बिकॉज असिम्प्टोट का मतलब होता है विलन। कोई भी जाके कोई भी कर्व असिम्प्टोट को कभी टच नहीं कर सकती है। तो ये देखो किस तरीके से आगे बढ़ा। अगर ऊपर बढ़ा तो नीचे भी बढ़ना चाहिए, सिमेट्री है। और सिमिलरली बाजू में बढ़ा, बिकॉज सिमेट्री अबाउट वाई भी है, तो नीचे भी आना चाहिए। तो देख लो भैया आपका यहाँ पे ऑलरेडी कर्व ट्रेस हो चुका है। एट द सेम टाइम अब बोलोगे सर एक पॉइंट बचा है सर, रीजन ऑफ एब्सेंस। तो बताओ रीजन ऑफ एब्सेंस इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, देख के भी पता चल रहा है कि भाई अगर ये माइनस ए और ये ए है तो माइनस ए और ए के बीच में आपकी कर्व जो है वो रिसाइड कर रही है। आप ये कैसे निकाल सकते हो? देखो इक्वेशन आपके पास है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो एक्स की, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर एक्स की वैल्यू कोई भी ए से बड़ी ले लो, एक से बड़ी ले लो, तो आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, यानी कि वाई स्क्वायर नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी पार्ट मिलता है। एक्स की कोई भी वैल्यू माइनस ए से छोटी ले लो इधर की, तो आप देखोगे वापस आपको आंसर वाई स्क्वायर का नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। पुट करके देख लो यार, खुद चेक करके देखो, इसी का मतलब है माइनस ए से ए तक आएगा। एक और चीज, इतना समय अगर आपको वेस्ट नहीं करना है तो शॉर्टकट बताता हूं। जैसे आप इक्वेशन लिखोगे आपको पता है बेसिक असिम्प्टोट ने कहां पे लॉक किया आपके कर्व को, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कुछ सम्स में ये
चल जाता है, कुछ कुछ सम्स में नहीं चलेगा कि भाई ये -a से लेके a में जा रहा है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली पूरा सम आपको समझ में आया हुआ है। बहुत आसान, बहुत बढ़िया सा सम था। अगर ये सम समझाए तो इमीडिएटली उसको और इनको जो सम आया था वो तो बहुत ही ईजी था, आप खुद ही देख लो। y² × 2a - x। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा इसका सिखाने का। इज इक्वल टू x³ सिमिलर पैटर्न से आप लोगों ने उसको जितना खेल सकते हो उतना खेला। सिमेट्री देखी, देख के पता चला y की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ वापस क्या मिला भाई, 0 0 0 0 जैसे मिला। हम लोग गए टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए, और टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए व्हेन वी चेक्ड हमें पता चला लोएस्ट डिग्री टर्म, आप चेक कर लो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है भाई, सॉरी इसकी डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री देखो 3 है, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 3, करेक्ट। सो सबसे कम डिग्री वाली टर्म कौन सी हो गई आपकी, y² × 2 है, जिसको अपन ने 0 कर दिया, और जैसे ही y² 0 आया, y = 0, y = 0। क्या आपको पता है एक ही पोजीशन पे दो टेंजेंट वो भी सेम अगर आ रहे होंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, कस्प। अब कस्प दिखता कैसे मैं बताता हूँ, एक रैंडम दिखाता हूँ बस इस तरीके से। कस्प मतलब गड्ढा, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको आपका ग्राफ दिखना चाहिए। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये साइड पे, ऊपर नीचे, कैसे भी, बट मुझे पता चला है सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है तो एक तो इधर होगा मुंह करके या फिर उधर होगा मुंह करके, ये मेरा अंदाजा है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये हो गया मैं असिम्प्टोट के लिए जाऊंगा। असिम्प्टोट को अब आपको अच्छे से पता चल रहा है, इट इज अ विलन जिसको हमेशा कर्व पैरेलल चली जाती है, तो असिम्प्टोट ढूंढना बहुत जरूरी है आपको। तो आप खुद ही देख लो, जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म ऑफ x चेक करो, उसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी, x³। अब x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1। क्या 1 कभी 0 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो 1 अगर 0 हो ही नहीं सकता है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब पैरेलल टू y के लिए जाते हैं, पैरेलल टू y के लिए करोगे तो y का कोएफिशिएंट देखो 2a - x दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब x = 2 है। अब आपको पता चला होगा x = 2a पे मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको मिलता है आपका असिम्प्टोट, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो समझ में आया ना दोस्त। अब क्या बचता है सर सवाल, सर वो ग्राफ तो ऑलमोस्ट हमें मिल चुका है, आप खुद देख लो। 0 0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, इसलिए दोनों तरफ आ गया, और एक ही जगह पे दो टेंजेंट आने की वजह से गड्ढा बन गया जिसको कस बोला जाता है। और ये x = 2 इज नथिंग बट आपका यहाँ पे रेड कलर में असिम्प्टोट यानी कि विलन मैंने दिखाया हुआ है। आपको पता है इस विलन को टच करके आपको नहीं जाना है, पैरेलली चला जाना है। अब बचा बस रीजन ऑफ एब्सेंस। मैं बता रहा हूँ ना, रीजन ऑफ एब्सेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो। मुझे तो पता चला है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू में लूँ x की तो मेरा y² का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कोई भी मैं वैल्यू 2a के ऊपर की लूँ तो मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है y² का, और y² नेगेटिव मतलब कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, इसीलिए द रेंज हैज टू बी 0 < x < 2 है। दोस्तों ये मैंने बहुत रफली 10-15 मिनट में 2 सम सिखाए। आपको डिटेल में अगर सीखना है तो ऐप पे मैंने बहुत डीपली सारी चीजें सिखाई हुई है, तो आप जरूर कोर्स खरीद सकते हो। आई नो बहुत कम समय बचा है, लेकिन यार समय का छोड़ दो यार, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। वापस थोड़ी हम लोगों को M2 में बैकलॉग या फिर कम मार्क्स लेके आने के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आना जरूरी है। अब अलॉन्ग विद दैट इतना सब कुछ करने के बाद हमें पता है, इसके बाद अपन आगे जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से नेक्स्ट कर्व हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। देखो तो सही, 4b को हमें पूछा हुआ है ट्रेस द कर्व r = a × 1 - sin θ। अब ये जो पूरी कम्युनिटी है ना, जैसे r = a × 1 + cos θ माइनस cos θ एंड r = a × 1 ± और यहाँ पे क्या जाएगा sin θ, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट किसको करते हैं, कार्डियोइड। नाम से पता चला होगा ये हार्ट का सिंबल आपका रेडी हो जाता है, तो कर्व जो है वो हार्ट शेप्ड रहती है। अब यहाँ पे इसमें देखो, आप अगर cos θ बोलोगे तो आपकी कर्व है ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में होगी या फिर राइट हैंड साइड में होगी, मतलब हार्ट जो है वो इधर इधर मुंह करके होगा या फिर उधर मुंह करके होगा। लेकिन जब आप साइन के लिए आओगे ना इसी में, तो आपका हार्ट जो है इधर ऊपर के साइड पे या फिर नीचे के साइड पे होगा। अब आप आइडियली देखोगे तो यहाँ पे हमें पूछा गया है माइनस साइन, इसका मतलब है हार्ट जो होगा वो नीचे ओरिएंटेशन उसका रहेगा और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये चीजें जो है ना प्रैक्टिस से ही आती है। अब देखो मुझे सवाल जो है ना देख के पता चला ट्रेस कैसे होने वाली है कर्व, आपको बस इसको भी स्मार्टली प्लेस करना है। देखो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू पोलर कर्व जब आप डील करते हो। आपको सिमेट्री के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो कि डिस्कस करने पड़ते हैं भाई। थीटा आर और थीटा होता है ना, पोलर की बात करते हैं तब हम लोग आर एंड थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे माइनस थीटा डालने के बाद क्या होता है, आर की जगह पे माइनस आर डालने के बाद क्या होता है, थीटा = माइनस थीटा एंड आर = माइनस आर करने के बाद क्या होता है, एंड थीटा = पाई माइनस थीटा करने के बाद क्या होता है। बहुत सारी चीजें। अब आप इसको देख के मेरे को बताओ, कैन आई से दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सिमेट्री हैज टू बी अबाउट
वाई एक्सिस भाई देख ले, मैंने सिमेट्री में बहुत मेहनत करी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टर्म है साइन थीटा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको एक चीज जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि साइन थीटा जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज हमेशा कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। इसका मतलब है वो नेगेटिव साइन को हमेशा बाहर फेंक देता है। तो आपने एक चीज समझ में लेनी है, यहाँ पे साइन थीटा में थीटा की जगह पे माइनस थीटा करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आर की जगह पे माइनस आर भी करोगे तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, बिकॉज आर का स्क्वायर है क्या यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा इक्वेशन को चेंज करेगा, आर इज इक्वल टू माइनस आर भी इक्वेशन को चेंज करेगा, और दोनों मिला के भी इक्वेशन को चेंज करेंगे। इसका मतलब है बचा एक ही ऑप्शन, नंबर 4 वाला ऑप्शन, जो बहुत यूनिकली यूज किया जाता है। आपको थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पाई माइनस थीटा। एज सून एज यू पुट थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा, यू विल फाइंड आपको यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर पता होना चाहिए था, जो कि आपको पता है कम्स आउट टू बी ओनली साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा डालने के बाद भी मीनिंग अगर चेंज नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वैसे भी ये तीनों ऑप्शंस अगर आपको कहीं पे सिमेट्री नहीं देंगे तो आपके पास बचा ही क्या। दूसरी चीज, ये ग्राफ अगर आपने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस देने वाले बस दो बंदे, अब ये दो तो देने नहीं वाले, मतलब ये दो कंडीशंस तो आपके पास एक ही कंडीशन है जिसने देना ही देना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको प्यार से लिखा सिमेट्री इज अबाउट वाई एक्सिस। वंस आई एम डन विद दिस, पोल फाइंड करेंगे। पोल एक ऐसी लोकेशन है, यानी कि अपना 0 0, तो पोल एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपकी जो रेडियस है वो क्लियरली कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बताओ मुझे, रेडियस वेक्टर 0 होने के लिए मैंने आर की जगह पे 0 डाला तो ये चला गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। यानी कि कहां पे 0 हो रहा है यार, देखो आपकी कर्व शुरू हो रही है तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कितना है, देखो पाई बाई 2 पे आपकी कर्व क्या हो रही है, 0, एंड थीटा इज इक्वल टू ये देखो 3 पाई बाई 2 पे भी आपकी कर्व की वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यूएशन 0 आ रहा है। इसका मतलब है पोल से कर्व पास हो रहा है, वो भी दो लोकेशन पे, दोनों लोकेशंस हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए। अरे भाई सच में समझ में आ रहा है, थोड़ी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और मैं बता रहा हूँ खुद से कर सकते हो, नोटबुक से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, टीचर से पढ़ सकते हो, तो पढ़ो, नहीं तो भैया ऐप है ना मेरा, तो वहां से आप आगे जा सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट हमें जाना है एंगल फाई के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, कोई एक तरीका देख लो। एंगल फाई जो है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan फाई आंसर निकालने के लिए, तो देखो tan फाई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर अपॉन डी आर बाय डी थीटा। आर आपको पता है दिया हुआ है इनटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो साइन का कॉस थीटा डेरिवेटिव आता है, माइनस एन एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, ए को ए कैंसिल किया तो यहाँ पे टर्म्स सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे आंसर मिला माइनस ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बस ढंग से लिखा है मैंने यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा। बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, आपको बताता हूं, मुझे टेंजेंट्स निकालने के लिए लगता है ना यार, तो देखो टेबल में मैंने क्या किया है, थीटा आर और क्या लिखा है tan फाई, ये फॉर्मेलिटी है जो करनी पड़ती है। आप देखो थीटा की वैल्यूज आपके हिसाब से ले लो, 0 पाई बाई 2 यूजुअली लिया जाता है, और जब आपका लूप होता है ना जैसे रोज कर्व्स, तो 0 पाई बाई 3 या फिर पाई बाई 4 पाई बाई 3 करके लिया जाता है। फिलहाल तो ये कार्डियोइड है, तो आपको 0 पाई बाई 2 पाई और कैसे जाना है, 3 पाई बाई 2 से जाना है। वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आर की निकाल लो, कहां से निकाल सकते हो आर की वैल्यू, थीटा डालने के बाद, भाई आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया है ना, तो आपकी थीटा की वैल्यू आने के बाद आप आर निकाल सकते हो ना। सो थीटा की एवरी वैल्यू के लिए आप आर निकाल लो, और ये दोनों निकालने के बाद आपको पता है tan फाई के लिए बस थीटा की ये दो पोजीशन लगती है, वैल्यूज पुटअप करो, आपको पता है tan 0 0 होता है ना, tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, है ना, सिमिलरली सेक 0 होता है 1, और सेक पाई बाई 2 जो होता है दैट कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। यहाँ पे बहुत बार ये होता है ना, कहीं पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म आता है, कुछ आता है, बट आपको बस एडजस्टमेंट सही से करनी है। देखो tan फाई का वैल्यू -1 0 1 और क्या आ रहा है इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सही तरीके से बता दूं। आप तो पहले तो क्या करो, ये पूरा का पूरा जो है ना नोटेशन वाइज देखोगे तो आर और थीटा का सेटअप आपका रेडी हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा पाई बाई 2, थीटा पाई एंड थीटा 3 पाई बाई 2। जैसे ही रेडी हुआ आपको पता चलना चाहिए, जब भी कभी आपका tan फाई का आंसर 1 आता है, इसका मतलब है -1 का मतलब है स्लोप ऐसा है 45 डिग्री, 1 का मतलब है स्लोप जो है वो आपका कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से जब आप इन्फिनिटी लिखते हो तो जो है उसको, जो आपका थीटा है उसको 90 डिग्री वाला आपका मतलब रेडियस वेक्टर को 90 डिग्री जाता है जब इन्फिनिटी आता है तब, और जब 0 आता है तो आपके रेडियस वेक्टर को पैरेलल आपका हमेशा tan फाई रहता है, यानी कि टेंजेंट रहता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, जब आप डिटेल वीडियो देखोगे तब बहुत कम समय, अभी मैं यही समझ के जा रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस आपको एक बार रिवाइज करना था, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। ये था भाई हम लोगों का पोलार। अब आप देखोगे इसी पोलार को जो ओरिंग में हम लोगों को पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। वी ऑल नो दैट ये a cos 2 थीटा, ये वाली जो सीरीज है ना, r इज इक्वल टू a sin n थीटा एंड r इज इक्वल टू a
कॉस एन थीटा, ये पूरी की पूरी सीरीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कम्स अंडर रोज कर्व। और आपको ये भी पता होगा जब कॉस अंकल आते हैं ना तो जो बेसिक डायग्राम आपकी बनती है वो हमेशा शुरू होती है यहाँ से, और 2 है तो आपको पता है, अभी अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में भी देखा, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये फिक्स्ड है कि आपका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। अब जब ग्राफ ऐसे दिखाई देगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छी चीजें करनी पड़ेगी जो आपको ऑलरेडी सिखाई है और आपको दिखाई हुई है, यानी कि आर इज इक्वल टू, देखो ना अभी कौन कौन है, पहले तो देखो यहाँ पे कॉस है, कॉस का मतलब है ये थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा को खुश करता है। आप भी देख सकते हो सिमेट्रिक अबाउट एक्स भी है और वाई भी है, तो आर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा को ये खुश करता है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा में अनचेंज रहता है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डालने के बाद ये आपको वैल्यू जो देता है दैट वैल्यू डबल, यहाँ पे डबल एंगल है, इसीलिए जब वैल्यू डालोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी आपको ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस देता है। यानी कि क्या भाई, सिमेट्री आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स भी है और सिमेट्रिक अबाउट वाई भी है। वापस बता रहा हूँ, एक दिया है थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा ने, और दूसरा दिया है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा ने, एक ने एक्स एक ने वाई, तो सिमेट्री अबाउट हमें पता चली क्या है। नेक्स्ट पोल के लिए चेक करना है, 0 वैल्यू डाल दो, वैल्यूज निकाल दो, तो आपको पता चलता है ये अगर 0 आया तो आपको पता होना चाहिए cos 2 थीटा 0 होने का रीजन होता है जब ये एंगल आपका पाई बाय 2 होगा, इसका मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 वगैरह 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 शुरू हो जाएगा। अब जैसे पाई बाय 4 पिक्चर में आता है, आपका टेबल का वैल्यूएशन भी उसी तरीके से वर्कआउट होना चाहिए मेरे भाई। देखो 0 आता है, पाई बाय 4 पिक्चर में आ गया, उसके बाद पाई बाय 2, उसके बाद 3 पाई बाय 4, और उसके बाद आपका पाई, इस तरीके से आपको अब धीरे धीरे चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। एज यूजुअल tan फाई निकालो। अब ना ज्यादा मत सोचो, ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रही है, सेटअप आपको पहले से पता होना चाहिए था आता कैसे, ये आने के बाद मैग्नीट्यूड और ये सारी चीजें तो आपकी टेबल में निकल जाएगी। देखो tan फाई की वैल्यू क्या है भाई, आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा, सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा आया फाई और थीटा का कॉम्बिनेशन। थीटा की क्या वैल्यूज डालनी थी, अब पहले जो डाली थी वो कार्डियोड होने की वजह से नॉर्मली कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 4 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 और पाई की वैल्यू डाली, आर और थीटा की करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप इमीडिएटली हमें पता है, यहां से हम लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड्स निकाल ली। अब आप मुझे बताओ आपको वैल्यूज क्या क्या मिल रही है। जैसे पाई बाय 2 पे आपकी tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, मतलब क्या है आपका ये पाई बाय 2 है, इन्फिनिटी का मतलब है आपको एग्जैक्टली क्या मिला, आपके रेडियस वेक्टर को 90 डिग्री में आपको आपका टेंजेंट मिला। इतना सटीक है, इतना बढ़िया है। अब देखो आप बोलोगे सर नहीं 3 पाई बाय 4 पे क्या हो रहा है, अब देख लो 3 पाई बाय 4 पे ये ऐसा है, आपका इसी डायरेक्शन में आपको टेंजेंट मिलेगा, बिकॉज आपका टेंजेंट का tan फाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो बहुत सही है, समझ में आया होगा। तो देखो, और कुछ चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट करनी पड़ती है, बहुत डीप में जाने के लिए आपको यहाँ पे इतना समय नहीं रहता है, 5 मार्क के लिए सम पूछा जाता है, तो दिमाग सही से लगाओ और अपने अपने मार्क्स कैसे सिक्योर करने देखो। तो समझ में आया ऑरिंग कैसे आया है, किस तरीके से इसको वर्कआउट किया गया। अब इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन के कर्व के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आपके पास चॉइस है, आप रेक्टिफिकेशन को ऑरिंग में डालना चाहते हो डालो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये सम बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाई रेक्टिफिकेशन का सम सिखा देता हूँ। जिनको नहीं करना है इतना पैच, आप इस सम का आगे लेके जाओ और उसके बाद का सम आप मेरे से सीख सकते हो। फिलहाल जिनको सीखना है वो देख लो। हम लोगों को लेंथ फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ है ये, तो ये कार्टेशियन है। कार्टेशियन अगर दिया हुआ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको खेलो, जितना खेल सकते हो खेलो। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, 3y² इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को मैंने जितना हो सके उतना यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में लिखा है। आगे जाके लगे ना लगे भाई, अपन रेडी रहे। अब इसके बाद मुझे बताओ लेंथ अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेंथ भाई मेरे, फॉर x, फॉर y, फॉर पोलर r और थीटा, फॉर पैरामेट्रिक t, इन सभी के लिए स्पेशली एक टेबल है जो कि आपको रेक्टिफिकेशन के फॉर्मूला का टेबल मिलता है। अब ये टेबल जो है उसमें से मैंने बस क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x वाला उठा लिया, बिकॉज ये x और y में ना कार्टेशियन में ना दोस्त, तो यहाँ पे मैंने लेंथ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला उठाया, s1 से लेके s2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर। अब दिक्कत है क्या क्या है मेरे लिए, सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे लिए कि दोस्त यहाँ पे मुझे रेंज ही नहीं पता है। देख लेंगे रेंज किसकी होनी चाहिए, x की होनी चाहिए। सेकंड चीज मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा, यहां से हिंट मिल रही है तो मैंने चुपचाप जो सम दिया है, थीम देखो बहुत सिंपल है, ये जो सम दिया है इसका मैंने चुपचाप डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद dy बाई dx की टर्म आई, dy बाई dx की टर्म को ये जो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, आई गॉट दिस। अब मैंने यहाँ पे इसका क्या करना है, स्क्वायर करके वहां पे +1 ऐड करना है। ये क्यों कर रहा हूं यार मैं, मुझे इक्वेशन 2 लानी है ना, तो इक्वेशन 2 देख रहे हो क्या है, dy बाई dx अंकल का
स्क्वायर, उसको क्या किया है 1 ऐड किया, तो वही मैंने यहाँ पे कर लिया। जैसे ही मैंने ये सब कुछ कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस कर लिए यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस कि यहाँ पे 1 प्लस और पूरी की पूरी टर्म अलॉन्ग विद यहाँ पे 6y आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू लुक इनटू दिस, यहाँ पे आपको 1, यहाँ पे आपको 36y स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपको स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाई देंगे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अब भाई साहब ये किसी बुक में सम सॉल्व है नहीं, जितना मैंने बुक्स देखी हुई है, तो आपको बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो 36y स्क्वायर है इसको आप ब्रेक डाउन कर लो। क्यों ब्रेक डाउन करना है? बिकॉज आपको ऑलरेडी एक सम दिया हुआ है ओरिजिनल इक्वेशन में 3y स्क्वायर, तो आप इसको 12 इंटू 3 के हिसाब से तोड़ सकते हो। तो क्या आपके पास 3y स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन है? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो सब कुछ x में चाहिए। 3y स्क्वायर का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है भाई x इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ऊपर का x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे का x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हट चुका है। अब जो भी यहाँ पे बचा हुआ है उसको एडजस्ट करना है। 12x को ऊपर लो और डिवाइड बाय 12x वाली टर्म आपकी जैसे वैसे रहेगी। सिंप्लीफाई करने के बाद यूल फाइंड कि आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सब में से 9 को कॉमन निकालोगे तो आपको टर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जो कि कंप्लीट स्क्वायर आ चुकी है। अब बोलोगे सर कंप्लीट स्क्वायर के पीछे क्यों लगे हो मेरे भाई? ये आप निकाल रहे हो, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, और आप ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पे ऊपर मस्त से क्या करा हुआ है, अंडर रूट। तो कोशिश करो कि जो टर्म आती है वो कंप्लीट स्क्वायर में आपकी आ जाए। फिलहाल तो ये और ये कैंसिलेशंस कर दिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आ गया, 3/4 को बाहर लिखा, इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा, अलॉन्ग विद डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे कर दिया x। एज सुन एज आई डू इट, मेरे को अब पता है इसके बाद मेरे को अंडर रूट करना है और मेरे को मेरा फॉर्मेट लेके आने का है, जो कि मैं इक्वेशन 1 को रीराइट करने के बाद, सॉरी इक्वेशन 2 को रीराइट करने के बाद मेरा आंसर लेके आ सकता हूँ। मीनवाइल यार सर रेंज ही पता नहीं है कैसे क्या होगा अभी। तो देखो जो डिस्कस करा था कि मुझे x की रेंज चाहिए, तो कैसे निकालेगी x की रेंज? आपको बस y को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। चेक कर लो, y को यहाँ पे जैसे अब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज दिखाई देंगी, एक x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दो बार। इसका मतलब है आपको रेंज यहाँ पे क्लियरली मिल रही है। जब आप y को 0 कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 मिल रही है, तो इंटीग्रेशन का रेंज आ गया। ये आपका टर्म मेहनत करके निकाला हुआ आ गया। अब बचा क्या? बस इंटीग्रेशन करना बचा। और आपको पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे इंटीग्रेशन का आंसर तो दे ही सकते हो यार। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, यू ऑल नो दैट, ये कितना भी आप तरीके से कर लो, x रेज टू बड़ा भाई बाय क्या होता है बड़ा भाई। इतनी प्रैक्टिस ले चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में भी ये सिखा चुका हूं मैं यूनिट नंबर 3 वाले सेक्शन में। तो प्लीज भाई बस मैंने यहाँ पे जो रूट x है उसको x रेज टू हाफ को बड़ा भाई बाय बड़ा भाई किया, नीचे जो रूट x है उसको x रेज टू माइनस हाफ करके x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 करा, माइनस हाफ प्लस 1 गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारा सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया। एंड वंस I substituted that, I got my answer for s and that answer is nothing but 2/√3। तो मेहनत है, डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो आई एम श्योर आप लोग कार्टेशियन वाले सम्स को तो वैसे भी किसी भी तरीके से टैकल जरूर कर सकते हो। बोल रहा हूं मैं, पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सही से समझ में आ रहा है? अब ये सम आपको अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट। इसको जो ऑरिंग आया हुआ है ना, उस ऑरिंग के लिए, एंड आई थिंक सो दिस क्लियरली एंड्स आर पूरा का पूरा जितना यूनिट नंबर 4 पे हम लोगों को काम करना है वो तो बताता हूँ। सबसे पहले तो समझ लो ये जो सम है ना, ये सम है पैरामेट्रिक का। अब कोई यहाँ पे मैं जो बोलो ना 2 मिनट में सुन लेगा क्या चीजें बता रहा हूं। जब भी पैरामेट्रिक करोगे तो बस 2 लोग दिखाई देते हैं, ये सिखा चुका हूं, बता चुका हूं मैं पहले भी। एक होता है एस्ट्रॉइड और दूसरा होता है आपका साइक्लॉइड। तो हमेशा देखो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशंस रहती है वो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा t प्लस साइन टी वगैरह वगैरह में रहती है। लेकिन एस्ट्रॉइड जो होता है, जो कि स्टार शेप्ड कर्व रहता है, उसका फॉर्मेट फिक्स रहता है। 2 ही तरीके के सम्स आते हैं, एक तो आता है x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू 2/3, या फिर x बाय a रेज टू 2/3 प्लस y बाय b रेज टू 2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों तरीके के सम्स को सेम टू सेम आपको वर्क करना पड़ता है। अब ये जो है ना, ये वाला जो सम है ना, दिस सम इज क्लियरली वी हैव उसका कर्व ट्रेस्ड कि वो इस तरीके से ही दिखाई देगा। आप बोलोगे सर इसका दूसरा वर्जन कैसे दिखाए? भाई इलोंगेटेड दिखाई देगा, यानी कि ए जो चारों जगह पे ए और बी हो जाएगा, इस वजह से इलोंगेटेड दिखाई देगा, लेकिन स्टार शेप में दिखाई देगा, इसीलिए ये एस्ट्रॉइड शेप्ड है। अब देख के भी कितनी चीजें आप खुद मुझे बता सकते हो। सिमेट्री बताओ, चलो सिमेट्री का अबाउट क्या क्या है? x है, y, वेरी गुड। उसके बाद बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? a 0 और क्या हो सकता है? 0 a हो सकता है। यार फैंटास्टिक यार, आपको सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी अगर आपके दिमाग में पहले से वो कर्व बैठी हुई है। तो कर्व दिमाग में कैसे बिठानी है इसकी भी ट्रिक्स मैंने सिखाई हुई है, लेकिन एज यूजुअल यार सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता हूँ यार, थोड़ा बहुत
पेट के लिए भी करना पड़ता है। तो ऐप पे पूरा का पूरा मैंने कोर्स में डिटेलिंग में समझाया हुआ है कैसे इसको याद रखना है। फिलहाल नहीं समझा तो देख लो। इसका एक सेट पैटर्न होता है x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू a⁴ में आपको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है a cos क्यूब t, फिक्स्ड है ये। y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है a sin क्यूब t। पैरामीट्रिक है तो तीसरा पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया, नाम है उसका t। अब आप करोगे उसकी लिमिटेशंस। ये देखो ये पूरा उसका सेट है। याद रखने के लिए हमेशा याद रखना साइन और कॉस दोनों की रेंज -1 से 1 के बीच में ही होती है हमेशा। तो लिमिटेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ही आपको पता चला साइन और कॉस -1 और 1 के ऊपर जा नहीं सकता है तो आप खुद ही देख लो। यहां पे अगर मेरी वैल्यू -1 आई तो मेरा x का रेंज क्या आएगा, -a। सबसे बड़ी वैल्यू 1 है तो आएगा a। इसका मतलब है x की रेंज आती है -a से लेके +a। सिमिलरली y की रेंज भी जाएगी -a से लेके +a। तो x और y दोनों की रेंज -a से लेके +a। वो तो वैसे भी अपने को कर्व ट्रेस करते हुए दिखाई दे ही देगा आप अगर इसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो तो। अब सर रेंज आ चुकी है, सिमेट्री के बारे में बताओ। सिमेट्री आपको पता है, देख के पता चल रहा है x भी और y भी है। तो x कहां से उठाओगे, ये देखो आपको प्रीवियस इसमें मैंने बताया था, वापस आपको बताता हूं कि जब भी कभी साइन आएगा ना, साइन थीटा, वो हमेशा ऑड रहता है। और जब भी कभी कॉस थीटा आएगा ना, वो हमेशा क्या होता है आपका इवन। तो आप खुद देख लो, यहाँ पे x आएगा इवन बिकॉज यहाँ पे कौन है कॉस, y आएगा ऑड क्योंकि वहां पे कौन है साइन। तो x इवन y ऑड, यानी कि f ऑफ t इवन g ऑफ t ऑड। इसका मतलब है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस तो ढूंढ निकाले। अब ये है तो ये नहीं हो सकता है बिकॉज ये उल्टा बोल रहा है। फिर अपने पास ऑप्शन क्या है, अपने पास बस वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसीलिए आपको t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पाई माइनस टी। मैं बता चुका हूं जब आप t की जगह पे पाई माइनस टी सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइन ऑफ पाई माइनस टी बिकम साइन टी ओनली, लेकिन कॉस ऑफ पाई माइनस टी बिकम्स माइनस ऑफ कॉस टी। इसका मतलब है आप अगर t की जगह पे पाई माइनस टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका x का जो आंसर आता है वो आता है इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन y का आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर x का आंसर इक्वल एंड अपोजिट और y का आंसर अनचेंज्ड रहता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस। अब बोलोगे इतनी मेहनत कौन करेगा, मैं बता रहा हूं ना। कर्व आपको अगर पता है तो सिमेट्री अबाउट x इधर से ढूंढी तो इधर से y नहीं मिलने वाला है, तो y मिलने का बस एक ही चॉइस था जो आपको यहाँ पे क्लिक होना जरूरी था। अब सिमेट्री x y दोनों की मिल गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत सही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की प्रोसीजर। आपको क्या करना है पता है, y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो t की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, करस्पॉन्डिंगली आपकी x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो t की कुछ वैल्यू आएगी, करस्पॉन्डिंगली आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, देख लो। y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते मेरा y इज इक्वल टू a sin क्यूब t था तो यहाँ पे 0 आ गया, ये चला गया तो मुझे sin क्यूब t इज इक्वल टू 0 मिला। तो आपको तो पता ही है sin 0 जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। sin और cos ऑफ π/2 जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है आपका 0। अब जैसे जैसे वैल्यूज आएंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे t की वैल्यू 0 आने के बाद ये t इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 0। इसका मतलब है मेरा यहाँ पे सॉरी cos 0 1 x की जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे a, आई एम सॉरी। तो देखो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, इसका मतलब है a, 0 ये मेरा आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम चीज जो y के लिए करिए आपको x के लिए करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू a cos क्यूब t होता है, a चला गया, cos t इज इक्वल टू 0 हो गया। cos t 0 कब होता है, जब t की वैल्यू क्या होगी, तब π/2। तो t की वैल्यू π/2 यहाँ पे मिल चुकी है। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके sin π/2 भी पता है हम लोगों को 1 होता है, तो ये देखो भाई sin π/2 की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दूं 1। तो सब कुछ सिंप्लीफाई किया तो मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल चुके हैं। आप भी देख सकते हो यहाँ से ही पता चल रहा था a, 0 एंड 0, a, ये दोनों के दोनों आपके क्या आ जाएंगे दोस्त, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आ चुके हैं, कोई इस पे झगड़ा नहीं करेगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? वंस वी आर डन विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आगे जाना है स्पेशल पॉइंट्स निकालने के लिए। स्पेशल पॉइंट्स वाला चीज है ना, बहुत लोगों को नहीं आता है। मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। एक्स को पकड़ो, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव का निकालो बिकॉज पैरामीट्रिक फंक्शन है। y को पकड़ो, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकालो। अब ये दोनों निकालने के बाद आपका अल्टीमेट गोल टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, dy/dt अपॉन dx/dt। स्टैंडर्ड फॉर्मेट भाई dt कैंसिल होकर dy/dx मिलेंगे, dt कैंसिल होकर। तो सब्स्टिट्यूट करा, डेरिवेटिव आने चाहिए थे। अब कौन से डेरिवेटिव हमें आने चाहिए थे मेरे भाई, cos क्यूब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। कभी गलती से निकालने की कोशिश करेगा तो धक्का मारो स्ट्रेटेजी से आएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस का डेरिवेटिव आएगा
माइनस ऑफ साइन टी। सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ, अगर आप साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे तो धक्का मारो स्ट्रेटेजी से 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव, सॉरी साइन टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस टी। तो मेरे भाई जितना मैं बता सकता था क्विकली डेरिवेटिव वाला सेक्शन, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव वाला सेक्शन बता दिया। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद एक साइन बचता है, कॉस बचता है। साइन बाय कॉस कितना होता है दोस्त, टैन होता है। तो यहाँ पे आ गया tan t। अब जैसे यहां पे आप tan t के लिए आए हो, आपको खुद ही अनाउंसमेंट करनी है कि भाई दुनिया किधर भी जाए मैं खुद सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं dy by dx की जगह पे कितना, 0। बिकॉज dy by dx के लिए आप 0 जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप यहां पे एक चीज फॉर श्योर करते हो कि अब पैरेलल टू x कोई टेंजेंट है या नहीं है, वो ढूंढने की कोशिश करते हो। सिमिलरली इसी dy by dx को आपको नेक्स्ट सेट में क्या करना है, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि आपको टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मिलता है या नहीं। मैं वापस बता रहा हूं, ये हम एज्यूम कर रहे कि भाई dy by dx अगर 0 होगा तो मुझे t की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे बताओ dy by dx का आंसर क्या निकाले हो, tan t आएगा 0, यानी कि t की वैल्यू आएगी 0 बिकॉज tan 0 0 होता है। तो करस्पॉन्डिंगली x और y की वैल्यू भी आई। इसका मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मुझे कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, a और 0 पे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भाई, आपको थोड़ी पर्सनली प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरी है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट सॉल्यूशंस देख रहे हो, रिवीजन फॉर्मेट के हिसाब से देख रहे हो, इसलिए आपको शायद ये थोड़ा हेवी जा सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट। सेम चीज रिपीट करनी है dy by dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। एज सून एज यू रिपीट इट यू विल अंडरस्टैंड कि dy by dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट अप करोगे तो tan t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि tan pi by 2 होता है आपका इन्फिनिटी। करेक्ट है ना, tan pi by 2 होता है आपका इन्फिनिटी। तो वही दिमाग में रखा मैंने और यहाँ पे x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली। as soon as I found those values you can see that 0, a पे मेरा टेंजेंट आ रहा है जो कि पैरेलल टू क्या आ रहा है, y एक्सिस आ रहा है। आप खुद ही देख लो, जो डायग्राम बन रही थी a, 0 पे टेंजेंट क्या आया, पैरेलल टू y एक्सिस। 0, a पे टेंजेंट क्या आया आपका, पैरेलल टू क्या आ गया भाई, x एक्सिस। तो देखो भाई, यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट, तो आपका जो ग्राफ बनता है वो आपको पता चला है कि कर्व किस तरीके से बन रही है। और एक बारी ये कर्व बन गई तो आपको पता है सिमेट्रिक अबाउट y और सिमेट्रिक अबाउट x होने की वजह से ये सब कुछ जो है वो स्टार शेप्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब एक फॉर्मेलिटी बनती है, आपको समय मिला तो ही करो, एंडिंग में आप यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करो जो कि t, x और y को करस्पॉन्डिंग रहेगा, जिसकी वैल्यूज जो चाहिए आप ले लो, 3-4 वैल्यूज डाल के इसके x और y के आंसर्स निकाल सकते हो। और x और y तो हम लोगों ने ऑलरेडी, देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज इस सम की ये थी ना, आपको पता होना चाहिए था कि ऐसा सम आने के बाद ये फिक्स रहता है, x की जगह पे a cos क्यूब t हम लोगों को पुटअप करना है और y इज इक्वल टू हम लोगों को a sin क्यूब t सब्स्टिट्यूट करना है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा है जितना मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे भाई देखो, एक क्वेश्चन है जहां पे आपको लेंथ ऑफ कर्व पूछा है, रेक्टिफिकेशन पूछा है, और ऊपर 2 कोई आपको कर्व ट्रेसिंग के लिए पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन जहां पे तीनों के तीनों कर्व ट्रेसिंग है। मेहनत जरूर है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी करो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे मार्क्स लेके आओ, कर्व ट्रेस करा के दिखाओ। होपफुली मेरे सेशंस आपको हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार, ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, तो भाई कमेंट सेक्शन में आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और तो और अगर आपको क्विकली पढ़ाई करनी है तो मैं वापस बता रहा हूँ, कोर्स अवेलेबल है। अब ना आप देखो, समय की यहाँ पे कोई हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमें अच्छा आना चाहिए और प्राइसिंग बहुत सही से सटीक तरीके से रखा हुआ है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप पास हो जाओ और अच्छे मार्क्स से, फ्लाइंग कलर से आप लोग पास हो जाओ। चलिए मिलते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।